स्वागत है आपका सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज में। आज इस सीरीज में हम पेपर नंबर 2 जो हुआ था फरवरी 2016 उसको डिस्कस करने वाले हैं और हमारा सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो एक कंपलसरी सेक्शन है। 30 एमसीक्यूज 30 मार्क्स के आते हैं और जितने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लेक्चर्स हैं उन सारे लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर सीडीपी रिलेटेड कंटेंट। और सीटेट सीडीपी के प्रीवियस ईयर पेपर जितने हैं उन सब के सोल्यूशन वाइज एनालिसिस को आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां सीटेट सीडीपी प्रीवियस ईयर पेपर 1 पेपर 2 नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस ऑफ सीटेट सीडीपी पेपर। सवालों की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी टू इनेबल चिल्ड्रन टू लर्न। बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि है। तो गतिविधि जो बच्चों को सिखाती है, तो बच्चे कब सीखते हैं? जब वो बातचीत करते हैं, अपनी बातें टीचर को और टीचर की बातें खुद समझते हैं। तो दोनों तरफ से बातें हो रही हैं, तो दैट इज डायलॉग। संवाद जब हो रहा है तब बच्चे ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मचान यानी स्केप होल्डिंग एक अच्छा उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ स्केप होल्डिंग, जहाँ पे बच्चे खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑफरिंग और रिवॉर्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्विकली। रिवॉर्ड ऑफर कर रहे हैं लेकिन बच्चे को कुछ बताया ही नहीं कैसे करना है, तो हम रिवॉर्ड देके भी क्या करेंगे? तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट, टेलिंग हर दैट शी कैन डू इट बाय ट्राइंग एंड ट्राइंग अगेन। लेकिन बार बार वो एक ही जगह पे जाके बच्चा फंस रहा है, तो एक ही सवाल को करने में बच्चे को पता नहीं कितना सारा टाइम लग जाएगा। तो ये भी ऑप्शन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। ऑप्शन 1 भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। ऑप्शन 4 दे रखा है, टेलिंग हर दैट शी कैन नॉट गो होम टिल शी सॉल्व्स द प्रॉब्लम। अगर बच्चा सॉल्व ही नहीं कर पाया और उसको हम बहुत ज्यादा देर तक स्कूल में रोके हुए या फिर कहीं पे भी जहाँ पे टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है वहां पे अगर हमने रोका हुआ है, तो एक टाइम के बाद बच्चा हिस्टेरिक हो जाएगा कि उसे घर जाना है करके, और वो प्रॉब्लम प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ये भी ऑप्शन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। फिर यहाँ दे रखे प्रोवाइडिंग अ हाफ सॉल्विंग एग्जाम्पल। उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने समझा दिया कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, क्या एक संभावित प्रक्रिया हो सकती है इसको हल करने का। तो बच्चा यहाँ पे क्या होगा, जल्दी सीख पाएगा और अपने प्रॉब्लम्स को अच्छे से एनालाइज करके आंसर कर पाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्केप फोल्डिंग। अगला सवाल दे रखा है, आपकी कक्षा में विभिन्न शिक्षण शैलियों वाले शिक्षार्थी हैं। योर क्लास हैज लर्नर्स विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स टू असेस देम। उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या देंगे? व्हाट विल यू गिव देम? तो यहाँ पे देखो, यूनिफॉर्म सेट अगर हम दे देंगे इंस्ट्रक्शन का और लेबल कर देंगे चिल्ड्रन को, तो ऑब्वियस ही बात है कि बच्चे में जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल की हमने बात की है वो तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर डिफरेंट है तो यूनिफॉर्म सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम नहीं दे सकते हैं। सेम सेट ऑफ टास्क एंड टेस्ट बिल्कुल नहीं। जब लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है तो उनका असेसमेंट का स्टाइल भी डिफरेंट होना चाहिए। एग्जैक्टली तो दिस टेल्स अस ऑप्शन 3 इज करेक्ट। वैरायटी ऑफ टास्क एंड टेस्ट, सारे बच्चों को वैरायटी ऑफ टास्क और टेस्ट देने चाहिए, सो दैट अपने हिसाब से अब जो लर्नर्स अपने तरीके से सीख रहे थे वो अपने तरीके से उनको एसेस करके आप ये भी बता पाए कि बच्चे ने कितना सीख लिया है। अगला सवाल दे रखा है, ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन से, कि आजकल बच्चों की गलत अवधारणाओं को वैकल्पिक अवधारणा के रूप में संदर्भित करने की प्रवृत्ति है। Nowadays there is a tendency to refer wrong concepts of children as alternative conceptions. This could be attributed to, इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, किस चीज को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि बच्चों को ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस हमने कहा है। तो देखो, बच्चों के थॉट प्रोसेस को हमने समझने का प्रयास किया है कि वो गलत नहीं है, उनके पास ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस है, वैकल्पिक अवधारणा की ये भी एक प्रोबेबल रीजन है, और इस चीज का सम्मान किया है हमने। तो जब सम्मान किया है तो यहाँ पे क्या बात हो जाएगी? यहाँ पे बात होगी कि रिकॉग्निशन that children are capable of thinking and their own thinking is different from that of adults। मान्यता है कि बच्चे सोचने में सक्षम है और उनकी सोच वयस्कों से अलग होती है। इसी वजह से उनको रॉन्ग कंसेप्ट्स नहीं कहते, हम उन्हें कहते हैं ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस। अगला सवाल मोटिवेशन से दे रखा है। देखो, मोटिवेशन और लर्निंग के ऊपर बहुत अच्छा लेक्चर बन रखा है। आप जाओ सीडीपी के प्लेलिस्ट में, वहां जाओ, देखो, आपको सारे लेक्चर सीरीज वाइज मिल जाएंगे। देखो, समझो और अपने सीटेट के पेपर्स को सॉल्व करो। और सुनिश्चित चयन के लिए आप डेली वाइट्स के सीटेट बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोटिवेशन एंड लर्निंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा मोटिवेशन और लर्निंग के लिए सही कथन दिया हुआ है? प्रेरणा और सीखने के बीच में जो रिलेशन है।
तो पहला ऑप्शन दे रखा है मोटिवेशन डज नॉट हैव एनी रोल इन लर्निंग। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ये हम सब अपने कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि बिल्कुल गलत बात है। मोटिवेशन होता है हर एक काम को करने के पीछे, तभी व्यक्ति करता है उसको। ठीक है, अगर एक्सटर्नल रिवॉर्ड से मोटिवेशन को जोड़ दिया जाए कि मोटिवेशन और लर्निंग तभी हो सकता है जब बच्चा मोटिवेटेड है एक्सटर्नल रिवॉर्ड से, तो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के लालच में वो चीजें कर रहा है लेकिन उसमें अंतर्निहित तरीके से कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि लर्निंग जो है वो परमानेंट चेंज होता है और वो विद इन, दैट कम्स फ्रॉम विद इन, वो अंदर से आता है। ठीक है, यहाँ पे फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा कि बाहरी कारकों से प्रेरित होते हैं बच्चे। नहीं, बाहरी कारकों से प्रेरित होते हैं तो इफेक्टिव लर्निंग नहीं होगी। इफेक्टिव लर्निंग सिर्फ तब होगी जब बच्चा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होगा, आंतरिक प्रेरणा होगी, उसमें अंदर से सीखने की इच्छा होगी, ललक होगी, तभी बच्चा बहुत अच्छे से सीख पाएगा। अगला सवाल मिडिल स्कूल क्लासरूम से दे रखा है कि टीचर का रोल मध्य विद्यालय की कक्षा में कैसा होना चाहिए। शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम वर्णन करता है कौन सा कथन। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन दे रखा है डिस्करेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव। जैसे ही ये बात हो गई डिस्करेजिंग की कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव को हतोत्साहित कर दिया है टीचर ने, तो जाहिर सी बात है कि टीचर का काम ये नहीं होता है कि बच्चे को हतोत्साहित करें। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू सिर्फ लेक्चर्स दे रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ लेक्चर मेथड पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। लेक्चर के साथ अलग अलग टाइप के मेथोडोलॉजी को हम यूज करते हैं। ठीक है, प्रमोटिंग स्टूडेंट को compete among themselves, अपने आप में स्पर्धा करते रहे वो फर्स्ट पोजीशन कौन पा सकता है, तो ये भी गलत बात हो गई। यहाँ पे भी टीचर का रोल ये नहीं है, बल्कि टीचर का रोल ये है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किए जाएं, चर्चा का अवसर प्रदान किया जाए, जहाँ पे बच्चे खुल के डिस्कशन और डिबेट और वट एवर इट इज बीइंग डन वो पार्टिसिपेट कर सके और अपनी लर्निंग को बहुत अच्छे से मजबूत बना सके। ठीक है जी, अगला सवाल दे रखा है अगेन लर्निंग से कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में और अधिगम के बारे में सही है। तो देखो पहला दे रखा है लर्निंग इज पैसिव प्रोसेस। कभी भी लर्निंग पैसिव प्रोसेस नहीं हो सकता। लर्निंग कभी होगा जब हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये पैसिव प्रोसेस तो नहीं है। learner doesn't depends on learning doesn't depends on learners previous knowledge। वो डिपेंड करता ही करता है प्रीवियस नॉलेज के ऊपर, बिकॉज हमने देखा है जब हम अपना लेसन प्लान डिजाइन करते हैं तो उसमें हम प्रीवियस नॉलेज लिखते हैं और इसी के ऊपर बिल्ड करते हैं। तो व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस राइटिंग प्रीवियस नॉलेज, हम क्या बेसिक आइडिया क्या है जब प्रीवियस नॉलेज लिख रहे हैं, तो यही है कि शिक्षार्थी का पिछला ज्ञान अपने आने वाले ज्ञान के साथ लिंक कर दिया जाए तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, लर्निंग इज इक्विवेलेंट टू एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। हर बार एक्विजिशन ऑफ स्किल्स ही नहीं होता है, कभी कभी लर्निंग बहुत सारी चीजों के ऊपर अलग अलग टाइप की होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन दे रखे लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शंस। एग्जैक्टली, लर्निंग सोशल एक्शन से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है और बच्चे ज्यादा अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। अगला सवाल डेवलपमेंट के ऊपर दे रखे कि डेवलपमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है। तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है कि बर्थ के बाद शुरू होता है लेकिन एडोलेसेंट तक आते आते चलते रहता है और एडोलेसेंट के बाद फिर ये बैकवर्ड जाने लगता है, तो ये तो गलत हो गया ना। उम्र एक बार बढ़ती है तो फिर घटती कहाँ है, एक्सपीरियंसेस बढ़ते ही बढ़ते रह जाते हैं। ठीक है, डेवलपमेंटल चेंजेस गोज फॉरवर्ड इन स्ट्रेट लाइन, नहीं, कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे चीजें रिग्रेसिव वे में घटती भी रहती हैं, तो हम सिर्फ उसी को नहीं बोल सकते कि स्ट्रेट लाइन में आगे ही बढ़ते रहता है। अगला ऑप्शन दे रखा है डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स इन डिफरेंट इंडिविजुअल। एग्जैक्टली, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की बात है उसमें उस वाले लेक्चर सीरीज में भी आप जाओगे तो वहां देखोगे कि जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बहुत अच्छे से 11-12 पॉइंटर्स, 11-12 प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किया, वहां पे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से थर्ड या फोर्थ पॉइंटर्स में मेंशन्ड है, तो वहां जाके आप इस चीज को चेक भी कर सकते हैं। अगला सवाल दे रखा है मिडिल चाइल्डहुड इज पीरियड फ्रॉम, मध्य बचपन काल किसको कहा जाता है, दैट इज फ्रॉम 6 to 11 ईयर्स, 6 से 11 वर्ष की जो उम्र अवधि है उसको हम मिडिल चाइल्डहुड कहते हैं। अगला सवाल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से दे रखा है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति को आकार देने में पर्यावरणीय कारक कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, क्योंकि व्यक्ति की वृद्धि उसके आनुवांशिक मेकअप यानी कि जेनेटिक मेकअप से निर्धारित होती है।
since the growth of individual is determined by his or her genetic makeup. This statement is, ये कथन क्या है? तो ये कथन गलत है, क्योंकि हमने बहुत बार ये चीज देख रखा है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही मेजर फैक्टर है। डेवलपमेंट को सिर्फ हम नेचर में नहीं तोल सकते हैं, वो नर्चर में भी इक्वली विभाजित है। दोनों तरीके से, दोनों इन नेचर और नर्चर जब दोनों का इंटरेक्शन होता है तभी कंप्लीट वे में डेवलपमेंट हो पाता है। अगला सवाल दे रखा है, इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ ह्यूमन इन्फेंट बिगिन टू एक्वायर द नेसेसरी स्किल्स टू परफॉर्म एज अ फंक्शनिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। देखो यहाँ पे फंक्शनिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी दिया हुआ है, अब प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस कौन सा हो सकता है? ये प्रोसेस है समाजीकरण, जब बच्चे समाज में एक आवश्यक भूमिका निभाने के लिए तैयार होते हैं। वो कौन सा प्रोसेस है, वो कौन सी प्रक्रिया है? वो एक समाजीकरण की प्रक्रिया है। जो सोशलाइजेशन का प्लेलिस्ट में वीडियो लेक्चर बना हुआ है, वहां पे आप जाइए, इस चीज को मेंशन किया हुआ है, अच्छे से देखिए और समझिए। अगला सवाल दे रखा है, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो जहाँ पे पियाजे के ओवरव्यू की बात हुई है, वहां पे ये चीज थर्ड पॉइंटर में, सॉरी सेकंड पॉइंटर में मेंशन है कि कॉजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ल्ड। बच्चा एक्सपीरियंस करता है और फिर अब उसके कॉग्निटिव का यानी उसके संज्ञान का विकास होता है। जाइए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगला सवाल दे रखा है, कॉग्निटिव एबिलिटी से the cognitive ability that comes in pre-operational period is, देखो प्री ऑपरेशनल पीरियड दे रखा है। प्री ऑपरेशनल पीरियड किसने दिया था? ये दिया था पियाजे ने, तो कहीं ना कहीं ये पियाजे के बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉग्निटिव एबिलिटी क्या होती है उस समय? तो देखो पहला दे रखा है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन। ये जो चिंतन टाइप है, ये जो रीजनिंग तार्किक टाइप है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग है अकॉर्डिंग टू पियाजे। तो ये तो लास्ट स्टेज में आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ऐसे ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा उस लेवल तक नहीं कर सकता है, क्योंकि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो मिडिल टू लेट चाइल्डहुड का होता है, जहाँ पे बच्चे अभी सारी चीजें सीख रहे होते हैं। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, ये बिल्कुल सेंसरी मोटर वाले बच्चों का काम होता है कि उनका गोल फिक्स रहता है, वो देखते हैं और उसी तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। लास्ट ऑप्शन दे रखा है एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, जहां बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं और उनको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। अगला सवाल दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो देखो ये जितने भी युग्म बने हुए हैं, ये सारे के सारे मोरल डेवलपमेंट से, कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट की थियोरी से दे रखे हैं। पहला दे रखा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन के बारे में, फिजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन डिटरमाइन वेदर इट इज गुड और बैड। नो, यहाँ पे इस चीज का डिटर्मिनेशन नहीं होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेवल में। बच्चे जो है, जो ये कन्वेंशनल लेवल की बात पे हो रहा होता है, जहाँ पे कि जो लर्नर्स हैं, जिनको देख रहे हैं, वो ये करने की कोशिश करती है जो सोसाइटी में रूल्स बने हुए हैं वो सही है, उनका पालन करना चाहिए, दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन लेवल। सेकंड ऑप्शन दे रखा है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, इसमें लॉज फिक्स माने जाते हैं एंड लॉज को फिक्स नहीं माना जाता है, और ये माना जाता है कि जब अच्छे के लिए, सोसाइटी में कुछ परिवर्तन के लिए इनको तोड़ा भी जा सकता है। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस लेवल में ये बिल्कुल नहीं होता, ये प्री कन्वेंशनल लेवल की बात हो रही है या कन्वेंशनल लेवल की बात हो रही है, बिल्कुल बच्चे को अभी समझ उतनी डेवलप नहीं हुई है, तो ये भी गलत हो गया जी। अगला दे रखा है गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। हम गुड बॉय और गुड गर्ल कब कहते हैं? जब किसी को अप्रूवल मिल जाता है कि वो सही है। तो ये एक स्टेज है जो कि एडोलेसेंट्स में बहुत ज्यादा देखी जाती है, ये कन्वेंशनल लेवल में आता है। कन्वेंशनल के सब लेवल्स में गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन लेवल्स आते हैं। अगला सवाल दे रखा है प्राइवेट स्पीच और वाइगॉट्स्की से। तो वाइगॉट्स्की देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनकी स्पीचेस के बारे में और उनके कॉन्टेक्स्ट के बारे में सीटेट बार बार हर बार सवाल पूछते रहता है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको हमेशा हर पेपर में मिल जाएगा। फिलहाल सवाल पे आते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रन एज प्रपोज्ड बाय वाइगॉट्स्की। वाइगॉट्स्की द्वारा प्रस्तावित बच्चों का निजी भाषण की जो अवधारणा है वो क्या कहती है? तो देखो निजी प्राइवेट है, बच्चे खुद में बात कर रहे हैं, तो खुद में बात करके वो क्या करते हैं? खुद में बात करके वो खुद को डायरेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं अपने एक्शंस को कि उनको ये काम, कोई भी पर्टिकुलर काम कैसे करना चाहिए।
आप भी खुद को बूस्ट कीजिए डेली वाइट्स के साथ। सीटेट के मॉक पेपर अवेलेबल हैं www.dailybites.in पर। गो देयर एंड बूस्ट योर परफॉर्मेंस अ लेवल अप विद डेली वाइट्स। अगला सवाल देखो, फिर से वाइगॉट्स्की से दे रखा है। अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम। लर्निंग को, किस चीज से, सीखने को, अधिगम को किस चीज से अलग नहीं किया जा सकता है। तो वाइगॉट्स्की के थ्योरी के नाम में ही दे रखा है कि वो बार बार सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट इज करेक्ट आंसर। थंबनेल में नाम लिखा हुआ है, सिर्फ वहां से भी ये सवाल समझो तो याद आ जाएगा कि वाइगॉट्स्की की थ्योरी का नाम क्या था। तो उन्होंने कहा ही था कि वाइगॉट्स्की की थ्योरी को हम कहते ही हैं कि सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, जहाँ पे सोसाइटी और कल्चर दोनों के बारे में उन्होंने बात की है। अगला सवाल प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा से दे रखा है कि प्रगतिशील शिक्षा का तात्पर्य है कि जो कक्षा है वो कैसी होनी चाहिए। द प्रोग्रेसिव एजुकेशन इंटेल्स दैट द क्लासरूम इज फुल ऑफ कंट्रोल। जो कि कंट्रोल किसका है? टीचर का है। शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में है? बिल्कुल भी नहीं, उसको प्रोग्रेसिव क्लासरूम हम नहीं कहते हैं। अथॉरिटेरियन, जहाँ पे अधिनायकवादी है, जहाँ शिक्षक निर्देश देता है और छात्र नम्रता से उसका पालन करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये भी मोर और लेस ऑप्शन फर्स्ट की तरह हो गया, जहाँ पे टीचर कंट्रोल कर रहा है, अथॉरिटी है। ठीक है, फ्री फॉर ऑल विद टीचर एब्सेंट फ्रॉम इट, नहीं, ये भी नहीं कि टीचर एक दो दिन एब्सेंट हो सकता है। लेकिन प्रगतिशील शिक्षा जो है कंप्लीट शिक्षा का अलग आयाम ही है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो क्लासरूम है वो डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, लोकतांत्रिक सेटअप होता है और बच्चे को समझने के लिए जगह दी जाती है। दे आर गिवन देयर ओन स्पेस एंड दे क्रिएट देयर ओन नॉलेज। अगला सवाल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस से दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलिस्ट्रेट्स अ पर्सन विद लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है, कौन सा ऑप्शन। तो देखो, पहला दे रखा है द एबिलिटी टू हैंडल लॉन्ग चेन ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग को हैंडल करने वालों का भाषा से कोई लेना देना है नहीं, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। फिर दे रखा है सेंसिटिविटी टू पिच मेलोडी एंड ट्यून। पिच मेलोडी एंड ट्यून को भाषाई बुद्धि वाले नहीं, बल्कि जिनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगा, संगीतमय बुद्धि होगा, उसको ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। एबिलिटी टू नोटिस एंड मेक डिस्टिंक्शंस अमंग अदर, लोगों को भिन्न भिन्न करके अलग कर लेना, बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि ये इंटरपर्सनल लेवल पे थोड़ा ज्यादा, ये मोर और लेस यहाँ पे जाके टच करता है। लेकिन यहाँ देखो, सेंसिटिविटी टू मीनिंग एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, वेरीज यूज ऑफ लैंग्वेजेस, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज आ गया, तो ये भाषा के बारे में आ गया, तो दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन। जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है वो शब्दों का अर्थ, क्रम और भाषा के विविध उपयोगों के प्रति संवेदनशीलता के बारे में होता है। अगला सवाल थॉट प्रोसेस से दे रखा है। लैंग्वेज और थॉट प्रोसेस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकता है। डज नॉट इन्फ्लुएंस, प्रभावित नहीं करता है। पूरी तरह से हमारा शासन करता है। टोटली गवर्न्स एंड हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन आर। लैंग्वेज का क्या इन्फ्लुएंस होता है थॉट प्रोसेस पे? तो दैट हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर थॉट प्रोसेस। बिल्कुल डिटरमाइन नहीं करता और बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, ऐसा नहीं है, लेकिन दैट हैज सम इन्फ्लुएंस ऑन आवर थॉट प्रोसेस। अगला सवाल दे रखा है जेंडर से। अ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 8 हैज फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। आठवीं कक्षा की एक पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित उदाहरण है, जहां महिलाएं शिक्षक और नौकरानियां हैं, जबकि पुरुष डॉक्टर और पायलट के रूप में है। विमेन एज टीचर्स एंड मेड्स while men as doctors and pilots. This type of depiction is likely to promote. इस प्रकार के चित्रण बढ़ावा देते हैं किस चीज को? तो इस प्रकार के चित्रण बढ़ावा देते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता को, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को। अगला सवाल दे रखा है देयर आर वास्ट डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स। बिल्कुल, छात्रों में काफी अंतर है। वन ऑफ दीज अ टीचर नीड्स टू बी सेंसिटिव टू। इनमें से एक शिक्षक को संवेदनशील होने की जरूरत है। सेंसिटिव किस तरीके से टीचर को होना चाहिए? डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज एंड लर्निंग लेवल्स। संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तर पर आधारित अंतर के लिए सेंसिटिव होना चाहिए, या फिर डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, कम्युनिटी, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता के आधार पर मतभेद करके उनको सेंसिटिव होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है एक टीचर को सेंसिटिव होना चाहिए डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कॉग्निटिव एबिलिटीज। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, जहां पे ऑप्शन 1 के बारे में लिखा हुआ है। डिफरेंसेस जो है, जो संज्ञानात्मक क्षमताओं में और सीखने के स्तर
पर आधारित है अंतर, उसको लेकर के एक शिक्षक को संवेदनशील होने की जरूरत होती है। अगला सवाल असेसमेंट से दे रखा है, असेसमेंट बाय पेंसिल पेपर टेस्ट। जो मूल्यांकन या आकलन हम कर रहे हैं वो अगर सिर्फ पेंसिल पेपर टेस्ट कर रहे हैं तो ये कैसा प्रोसेस हो रहा है? प्रमोट्स होलिस्टिक असेसमेंट, समग्र मूल्यांकन या समग्र आकलन को बढ़ावा दे रहा है? बिल्कुल नहीं, समग्र में सिर्फ पेन और पेपर नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर फैसिलिटेट कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मूल्यांकन व्यापक हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, सिर्फ हम लिखने की जो तेजी से लिख सकते हैं, राइटिंग कितनी अच्छी है, कितना चीज वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, आंसर्स कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम असेस करें तो फैसिलिटेट कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। देन फैसिलिटेट्स कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन भी नहीं हो रहा है, बिकॉज हम जब तक पढ़ाएंगे उसके बाद बच्चे पढ़ेंगे और तब हम पेन पेपर टेस्ट दे सकते हैं, हर दिन हर बार नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। और सेकेंड ऑप्शन दे रखा है लिमिट्स असेसमेंट, एग्जैक्टली ये असेसमेंट को बाधित करता है, सीमित कर देता है कि असेसमेंट सिर्फ किसी एक आयाम को हम टेस्ट कर रहे हैं बच्चों के, तो पेन पेपर टेस्ट दिया है। अगला सवाल, अ टीचर हैज अ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड इन हर मिडिल स्कूल क्लास। एक शिक्षिका के मध्य विद्यालय की कक्षा में एक श्रवण बाधित बच्चा है, उसके लिए जरूरी है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर हर टू, क्या करना चाहिए? आस्क द स्कूल काउंसलर टू टॉक टू चाइल्ड्स पेरेंट एंड टेल देम टू विथड्रॉ देयर चाइल्ड फ्रॉम स्कूल। स्कूल काउंसलर को बच्चे के माता पिता से बात करने के लिए कहना चाहिए और उन्हें अपने बच्चे को स्कूल से वापस लेने के लिए कहना चाहिए, कि काउंसलर उनको ये बोले कि अपने बच्चे को स्कूल से बाहर ले जाइए आप। ठीक है, थर्ड ऑप्शन दे रखा है, की पॉइंटिंग टू व्हाट चाइल्ड कैन नॉट डू ओवर एंड ओवर अगेन। बच्चा जो नहीं कर सकता है बार बार उसे इंगित करते रहना चाहिए और उसको ये बताना चाहिए कि तुम ये चीज नहीं कर सकती हो या कर सकते हो। रेडिक्यूल द चाइल्ड एंड मेक हर सीट सेपरेटली सो दैट सी जॉइंस एन इंस्टीट्यूशन फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड। बच्चे का उपहास करना चाहिए और अलग बिठा देना चाहिए ताकि वो श्रवण बाधित संस्था में शामिल हो जाए। तो बच्चे को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, रैदर व्हाट वी कैन डू एज पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूजन, इंक्लूजन के आधार पे हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को ऐसी जगह बैठाना चाहिए जहां से वो शिक्षक के होठ और चेहरे के भाव को स्पष्ट रूप से देख सके और उस हिसाब से वो समझ सके। अगला सवाल, टीचर कैन इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी बाय। एक शिक्षक समाज में वंचित वर्गों के बच्चों की जरूरतों को प्रभावी ढंग से जवाब दे सकता है, उनके नीड्स को केटर कर सकता है अपनी पेडागोजी को अडेप्ट करके डिफरेंट तरीके से। नाइदर सिंपैथी की जरूरत नहीं होती, बच्चों को अलग बैठा दिया तो हमने अलग कर दिया है उनको, तो हमने इंक्लूजन की बात ही नहीं की, उनके बैकग्राउंड को अपने ध्यान से हटा करके, इग्नोर करके, आस्किंग देम टू डू चोर्स इन स्कूल्स, स्कूल के काम कराना बिल्कुल भी नहीं, हम स्कूल के काम नहीं करा सकते हैं, उसके लिए नॉन टीचिंग मेंबर्स होते हैं। तो अपनी पेडागोजी को देखो, एक टीचर का क्या काम है, अपनी पेडागोजी को उस तरीके से डिजाइन करना कि हर बच्चा इंक्लूडेड फील कर सके, हर बच्चा कनेक्टेड फील कर सके। तो अपनी पेडागोजी को हम अडेप्ट करने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल, लर्निंग विद चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, सीखने की अक्षमता वाले बच्चे कैसे हो सकते हैं? तो वो बिल्कुल नहीं सीख सकते हैं, ये हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हर बच्चा कुछ ना कुछ सीख सकता है। रादर हम ये बोलेंगे कि ही और शी हैज सम स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, सीखने के कुछ पहलुओं के साथ उस बच्चे को संघर्ष करना पड़ रहा है, दैट इज चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। अगला सवाल दे रखा है, टीचर्स कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक क्रिएटिवली बाय। शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, गिविंग देम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न देकर? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें एक ही आंसर होगा। आस्किंग देम टू मेमोराइज आंसर, उनको उत्तर याद करने के लिए कहना गया कि, तो कहीं ना कहीं हम वो कितना रट्टा लगा सकते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं कि रट्टाफिकेशन कितना बच्चा कर रहा है, तो ये भी सही बात नहीं होगी। आस्किंग देम टू रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन, आस्किंग देम, हम उन्हें स्मरण के आधार पर उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो उसमें क्रिएटिव थिंकिंग कहाँ आई? क्रिएटिव थिंकिंग तो तब आएगी ना जब बच्चे से हम ये कहेंगे कि अलग अलग तरीके से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन ढूंढ के बताओ, विभिन्न तरीके से सोचो और इस समस्या को हल करने का अप्रोप्रिएट आंसर
ढूंढ के निकालो, तब बच्चा रचनात्मक रूप से सोचने में आगे सफल हो पाता है। अगला सवाल फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव नीड्स टू बी फॉलोड टू डील विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित में से किस दार्शनिक दृष्टिकोण का अनुसरण करने की आवश्यकता है। तो बच्चे सारे एक साथ आ पाए, इंक्लूड हो पाए मेन स्ट्रीम जिसको हम हर बार कहते हैं उसमें, और उनको हक अधिकार ये रहे कि वो रेगुलर स्कूल में पढ़ सकें। तो ये एक फिलॉसफी है बिहाइंड केटरिंग नीड्स ऑफ स्पेशल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, लर्निंग सेंटर अप्रोच मीन्स अधिगम केंद्रित दृष्टिकोण का अर्थ है यूज ऑफ मेथड इन विच टीचर इज मेजर एक्टर। उन विधियों का उपयोग करें जिसमें शिक्षक मुख्य अभिनेता है, मुख्य रूप से वही दिख रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि लर्निंग सेंटर्ड नहीं हो रहा है ये। टीचर ड्रॉज कंक्लूजन फ्रॉम लर्नर्स, कि शिक्षक शिक्षार्थियों के लिए निष्कर्ष निकालते नहीं, रादर बच्चों को निष्कर्ष निकालने के लिए बोलना चाहिए कि आप क्या इस चीज समझते हैं। एंड लास्ट इज ट्रेडिशनल एक्सपोजिटरी मेथड, पारंपरिक एक्सपोजिटरी मेथड्स को यूज करना चाहिए और बच्चे को ये बताने की कोशिश करनी चाहिए कि हाँ ठीक है जो तुमने कहा ठीक ठीक ऐसे ऐसे करके, जो ट्रेडिशनली टीचर्स करते आ रहे हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन देखो ऑप्शन 2 दे रखा है, मेथड्स वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इंक्लूडेड और इन्वॉल्व इन लर्निंग। ऑब्वियसली लर्निंग सेंटर यही होगा जहाँ पे वो विधियां हैं जहाँ बच्चे सीखने के साथ साथ अपने स्वयं की पहल और प्रयास को शामिल करते हैं और खुद भी शामिल होते हैं। अगला सवाल दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का केंद्र है। सीखते कब हैं बच्चे सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से, तो तब वो सीखते हैं जब अर्थ बनाने का प्रयास करते हैं, मीनिंग मेकिंग करते हैं। एंड लास्ट सवाल आज के इस सीरीज का, इन द कॉन्स्ट्रक्टिव क्लासरूम एज इन्विजन बाय पियाजे एंड वाइगॉट्स्की लर्निंग। पियाजे और वाइगॉट्स्की द्वारा परिकल्पित रचनावादी कक्षा में सीखना कैसा हो सकता है। इज ऑफरिंग रीइंफोर्समेंट बाय टीचर, नॉट एट ऑल, हम रीइंफोर्स नहीं करते हैं बिकॉज लर्निंग वाइगॉट्स्की और पियाजे के अनुसार कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के थ्रू होती है। ठीक है, कि यानी बच्चा खुद से करने का प्रयास करता है। स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बाय एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एवरीथिंग। ठीक है, ऑप्शन 4 दे रखा है, हेल्प्स बाय पेयरिंग स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। बिल्कुल नहीं, ये बिहेवियरिज्म की कहीं ना कहीं बात कर रहा है। इज डिक्टेटेड बाय टीचर, जहां पे डिक्टेशन आ गया ये ऑप्शन कंस्ट्रक्टिविज्म से अपने आप गायब हो गया। लेकिन ऑप्शन 2 देखो, सक्रिय भूमिका निभाने वाले छात्रों द्वारा स्वयं का निर्माण किया जाता है, स्वयं के ज्ञान का निर्माण किया जाता है। तो ये है लर्निंग एक परिकल्पित रचनावादी की कक्षा में ऐसी ही लर्निंग की प्रक्रिया में देखने के लिए मिलती है। ठीक है जी, चलो ये अंत था। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाए वहां जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली वाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।